नमस्कार। इंस्पायर इंटरैक्टिव्स में आपका स्वागत है। इंस्पायर एक डिजिटल मैगजीन है जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस यानी एआईपीसी की पहल है, जिसको आप एआईपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी समय पढ़ सकते हैं। एआईपीसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके दरवाजे देश के प्रोफेशनल्स के लिए हमेशा खुले हैं। यहाँ हम कार्य कुशलता को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं और अनेकता में एकता का अत्यधिक सम्मान करते हैं। एआईपीसी के सदस्यों का मानना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां भिन्न भिन्न लोग अलग अलग प्रांतों में रहते हुए, अपनी अपनी भाषा में बात करते हुए और अपनी इच्छा के धर्म का पालन करते हुए एक ऐसे अनोखे इंद्रधनुष की रचना करते हैं जिसकी शायद ही पूरे विश्व में कोई तुलना हो। एआईपीसी का भारत कई रंगों का भारत है, जहां हर रंग अपनी अनोखी कहानी कहता है। मैं हूं डॉक्टर वंदना आर सिंह, इंस्पायर डिजिटल मैगजीन की एडिटर इन चीफ यानी इंस्पायर की मुख्य संपादिका। इंस्पायर टीम की लगातार ये कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे इंटरव्यूज, आर्टिकल्स और फीचर्स अपने पाठकों तक पहुंचाएं और ऐसे विषयों पर प्रकाश डालें जो हर नागरिक के जीवन पर कोई ना कोई प्रभाव डालते हैं। इंस्पायर इंटरैक्टिव्स हमारी एक ऑडियो विजुअल पहल है। यहाँ हम आपकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से करवाएंगे जो अपने कार्य क्षेत्र में कुशल हैं और देश विदेश में घट रही राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं में खास दिलचस्पी रखते हैं। आज के इस सेशन में श्री अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस उत्तर प्रदेश पश्चिम के अध्यक्ष हैं। अतुल जी, इंस्पायर इंटरैक्टिव्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्री अतुल चतुर्वेदी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के भी मेंबर हैं और यूपीसीसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की टेक्सटाइल्स कमेटी के सदस्य के रूप में और भारत के कॉटन एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद के निवासी हैं और ग्लास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं। ग्लास हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और फिरोजाबाद के उत्पादकों द्वारा सीधा निर्यात शुरू करने का श्रेय आपको जाता है। इसके चलते फिरोजाबाद का ग्लास एक्सपोर्ट का बिजनेस एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अतुल जी एक लगनशील हिस्टोरियन, ब्लॉगर और व्लॉगर भी हैं, जो रीजनल हिस्ट्री, कल्चर, पब्लिक पॉलिसी आदि विषयों पर सक्रिय रहते हैं। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की है। अतुल जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके अपने प्रोफेशनल सफर के बारे में, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोफेशनल्स का ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे व्यूअर्स को खास दिलचस्पी रहती है प्रोफेशनल जर्नीज में। ना सिर्फ इससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक दूसरे की कहानी सुनकर हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। ओवर टू यू अतुल जी। थैंक यू वंदना जी। जैसा आपने मेरी प्रोफेशनल जर्नी के विषय में पूछा, तो मैं आपको बताऊं कि मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूं जी। और अपनी फैमिली में मैं 4th जनरेशन पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने साइंस ग्रेजुएट और लॉ ग्रेजुएट थे। तो जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूना में तलेगांव में एक पैसा फंड ग्लास करके फैक्ट्री ग्लास की लगाई थी, तो उसका स्वदेशी मूवमेंट से ताल्लुक था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से ताल्लुक था। और फिरोजाबाद में कांच का काम तो मुगल काल से होता चला आया था, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं था। मेरे ग्रैंडफादर ने और कुछ और लोगों ने उससे तिलक जी के कार्य से इंस्पायर होकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किया और हम लोगों का रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री का 1920 के दशक में शुरू हुआ। जी। उसके बाद
मेरे फादर ने भी इस काम को बढ़ाया और 1960-70 के दशक में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोडक्ट्स ग्लास में ऐसे ऐड किए, जैसे बल्ब के कैप का ग्लास था, कलर्ड ग्लास थे जो कि यूरोप से, खासतौर पर फिलिप्स कंपनी हॉलैंड से यहाँ आता था, वो सब हिंदुस्तान में बनाना शुरू किया। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा, मैंने सिविल सर्विसेज में पहले प्रयास किया, लेकिन फिर घर के बिजनेस में आया। और जब घर के बिजनेस में आया तो मुझको लगा कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, डिफरेंट करना चाहता हूँ, बट वो क्या करूंगा वो समझ में नहीं आता। एक सुना था अपने कुछ रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, कि एक्सपोर्ट काम होता है जिसमें विदेश से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने 1980 के दशक के आखिर में तैयारी उसकी शुरू की। फिरोजाबाद से कोई एक्सपोर्ट जानता नहीं था, होता नहीं था। अलबत्ता मुरादाबाद, जोधपुर, उदयपुर आदि के एक्सपोर्टर्स यहाँ से कुछ सामान जरूर ले जाते। मैंने एक पहली बार में ही 14-15 देशों की आइटनरी लोगों से पूछ पूछ के बनाई, जो कि मिडिल ईस्ट, दुबई, आबू धाबी, दोहा, बहरीन से लेके, इजिप्ट से लेके और यूरोप तक की थी। और ये मालूम नहीं था कि क्या बेचेंगे, तो कुछ सैंपल इकट्ठे किए। बनारस के बीट्स थे, फिरोजाबाद के शैंडलियर्स की फोटो थी, अलीगढ़ के पीतल के आइटम थे, आगरा के पत्थर के आइटम, और फरुखाबाद में उस टाइम में स्कार्फ वगैरह का काम होता था, वो चीजें थी। और उनको मैं सब करीब 65 किलो सैंपल लाद के और विदेश यात्रा पे निकल गया। न ये मालूम था क्या बेचूंगा, न ये मालूम था कि कहाँ बेचूंगा। पहुंचे, जब बाहर निकले और बाहर पहुंचे तो ये समझ में आया कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी तरह की चीजें बिकती हैं। और ये भी समझ में आया कि जो हम लोग कांच के कुछ प्रोडक्ट बना के देते हैं, उनको कैसे वैल्यू एडिशन करके मिडिल ईस्ट और यूरोप में बेचा जा रहा है। कुछ जो सामान ले गए थे उनसे बेचा। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो मैं जिस देश में जाता था उस शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाता था, वहां से ग्राहकों के नाम इकट्ठे करता था, फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलता था। कुछ लोग बात करने से मना कर देते थे, पर टू कट इट शॉर्ट, मैं वहां से कुछ आइटम्स का आइडिया लेके आया कि कांच में भी ऐसा कर सकते। उसके बाद हिंदुस्तान में भी 1990 के दशक में ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हो रहा था और चीजें बदल रही थी। और उसी टाइम में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ने एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू किया, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के हैंडीक्राफ्ट के फेयर की तर्ज। उस फेयर में भाग लिया हम लोगों ने। बाद में मैं उसकी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सदस्य भी रहा, और ऐसे एक्सपोर्ट शुरू हो गया। और एक्सपोर्ट शुरू करने के बाद हम लोग विदेश में जाके भी फेयर्स में भाग लेते थे, माल बेचते थे। और आज फिरोजाबाद में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत लोगों को रोजगार देता है। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जो कुछ हुआ है, इसमें या तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का एक प्लेटफॉर्म देने का योगदान है, नहीं तो लोगों ने अपने आप किया है। इसमें गाइडेंस और मदद सरकार की तरफ से अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है, ध्यान नहीं है। जी जी जी। आप एक आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे मैन्युफैक्चरर बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने शहर फिरोजाबाद से ग्लास प्रोडक्ट्स का सीधा एक्सपोर्ट शुरू किया, और जिससे कि उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिला। ख़ास तौर से आपके शहर फिरोज़ाबाद में तो निर्यात जिस प्रकार से हुआ है वो हम सब जानते हैं। लेकिन अब लगता है कि एमएसएमई सेक्टर की जो शुरुआती बढ़त हमने देखी थी, वो अब कुछ गायब सी हो गई है, या यूँ कहें कि कुछ थोड़ी बहुत ढीली सी पड़ गई है। आपके विचार में आज एमएसएमई सेक्टर के सामने क्या चैलेंजेस हैं, और आपको आपका क्या मानना है कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, एमएसएमई की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब आप
सरकार की नीतियों के विषय में अखबार में पढ़ते हैं, जब आप टेलीविजन पर देखते हैं, जब आप विज्ञापन देखते हैं, तो लगता है कि एमएसएमई पर सरकार का बहुत ध्यान है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके विपरीत है। एमएसएमई सेक्टर ग्राउंड लेवल पर या तो नेग्लेक्टेड है, या मैं ये कहूं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसकी असली समस्याओं से अभी तक वाकिफियत रख नहीं पाए। एमएसएमई सेक्टर का देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं था। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और उनकी टीम ने, जो उस समय के नेतृत्व था, उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री लगाई, क्योंकि जो व्यापारी थे उनकी या तो रुचि नहीं थी या उनके लिए वो लगाना संभव नहीं था, तो सरकार को वो काम करना ही था। अब हैवी इंडस्ट्री का एक माइंडसेट ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में या तो हैवी इंडस्ट्री है या फिर कोई इंडस्ट्री नहीं। फिर एक जुमला चलता है एमएसएमई का। तो देखिए, एमएसएमई की समस्या समझने के लिए पहले बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि एमएसएमई कैसे सरवाइव करे। एक लोकल कंपटीशन, एक इंटरनेशनल कंपटीशन। मैं पहले इंटरनेशनल की बात करता हूं। चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना के मुकाबले हिंदुस्तान में स्टील के प्राइसेस 15% ज्यादा। लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है वो 14% ऑफ द जीडीपी आती है। पावर कॉस्ट 30% है, चाइना से ज्यादा। अब हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं इंडिया में? अगर हमको कोई सामान डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो अमूमन एवरेज टाइम और पोर्ट तक पहुंचने का 7 से 10 दिन है। चाइना में 0.2 डेज है। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, हमारा वहां जाके बिके उससे पहले उनका यहां आके बिक जाता है। दूसरी चीज क्या है कि एमएसएमई को आर्थिक मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार के आंकड़े भी कहते हैं कि हजारों लाखों करोड़ रुपए एमएसएमई में दे दिए जाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि इसमें कहीं बहुत बड़ा फ्लॉ है जिस पर पॉलिसी मेकर्स का ध्यान नहीं। वो फ्लॉ क्या है कि स्कीम आती है, नारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है वो फॉर सर्टेन रीजंस जो एक्चुअली एमएसएमई को, जिन लोगों को जरूरत है, उन्हें फाइनेंस मुहैया कराने में उसको दिक्कत है। जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको वो कोई काम करें, एमएसएमई के लिए काम करें, तो उनके पास कोलेट्रल नहीं है तो उसे वो मिलेगा नहीं। सरकार की नीति में है, बट बैंक वालों को लगता है कि कोलेट्रल का लोन गड़बड़ा गया तो क्या होगा, तो वो बैंक वाले उसको देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जैसे सरकार का आजकल, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष तौर पर बात करूंगा, एक बहुत तेज नारा चल रहा है ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। बहुत अच्छी बात है। फिरोजाबाद में कांच है, आगरा में हैंडीक्राफ्ट ऑफ मार्बल है, चमड़ा है, मुरादाबाद है, मतलब बहुत जगह है। बट इसमें सरकार ने क्या किया? ये तो उन डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने आप डेवलप किए हैं। सरकार का रोल ये आता है कि वो जो प्रोडक्ट डेवलप हुए हैं वो हो गए, उसको आगे कैसे बढ़े, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। स्किल डेवलपमेंट की बात आप करिए तो आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बोर्ड लगे हुए हैं, सब कुछ है, कागजी कार्रवाई है। और मैं स्किल का आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूंगा। जैसा मैंने बताया कि एक्सपोर्ट शुरू किया तो एक व्यापारी ने हमको एक कांच के खिलौने का ऑर्डर दिया। हमारे यहाँ 10 की जगह 30 आदमियों ने प्रयास किया और 20 पीस रोज बना पाते थे। जब मैं इटली के पास, मोरानो वेनिस के पास जगह है इटली में, वहां गया तो 15 मिनट में कारीगर बना देता। तो हमारे यहाँ जब हम कारीगर को सिखा ही नहीं सकते, हमको मालूम नहीं है, सरकार की तरफ से केवल कागजों पे स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहां से एमएसएमई चलेगी? आर्थिक समस्या है एमएसएमई की। दूसरे एक समस्या क्या है
कि अभी कोई नियम आया, सपोज एनवायरमेंटल लॉ, और उस इलाके में हैवी इंडस्ट्री आ रही, तो एनवायरमेंट के जितने प्रावधान हैं उनमें रिलैक्सेशन की बात होगी कि भाई इंडस्ट्री आएगी, रिलैक्सेशन थोड़ा हो जाए, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको हम लोग सब जानते हैं। एमएसएमई कहीं काम कर रही होगी तो स्ट्रिंजेस्ट पॉसिबल लॉज वहां लागू होंगे। कंप्लायंस हर साल 5-7 आ जाती हैं जिनसे खर्चा बढ़ता है एमएसएमई का। कहां से एमएसएमई वाले बोझ? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक इन चीजों पर पॉलिसी मेकर्स अपनी सोच नहीं बदलेंगे, उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि एमएसएमई की असली प्रॉब्लम है कहां, तब तक एमएसएमई बढ़ नहीं पाती। जब सोचते हैं लोग, तो चाहे वो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने पैसा फंड विलास तलेगांव में बनाया, चाहे इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ और सहकारी संघों का काम गुजरात और महाराष्ट्र में चीनी मिलों के लिए हुआ, तो जब वो सही तरीके से काम किया गया तो खूब उसमें उन्नति हुई, प्रगति हुई। और जब नीति निर्धारकों के नियति सही नहीं है या उनको ज्ञान नहीं है, तो एमएसएमई या कोई इंडस्ट्री का संभलना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए उसका सुझाव मेरा यही है कि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए एक्चुअली। दूसरी चीज, इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि वहां का जो भी आदमी काम करने वाला है उसको फाइनेंस की प्रॉपर सुविधा मिले, जो जेन्युइन उसको करे। और तीसरा, कानूनी पचड़े जो आप हैवी इंडस्ट्री के लिए सुविधा देते हैं, वो कानूनी पचड़े एमएसएमई वालों पर भी कम करिए, उनको एक्चुअली फ्री एनवायरनमेंट में काम करने दें। जैसा मैं एमएसएमई का कह रहा था, फाइनेंस की बात मैंने आपसे कही, मैंने इसके स्किल डेवलपमेंट की बात कही, कानूनों में एमएसएमई के लिहाज से थोड़ा सहज होने की बात कही। एक आखिरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर टीवी में बहुत अच्छा है, अखबारों में बहुत अच्छा है, ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए तो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, चाहे किसी का जीवन यापन के लिए अथवा कार्य व्यापार करने के लिए। आप बैंक में जाइए, आपको कहीं से पेमेंट करना है या लेना है, बैंक में हमारे यहाँ फिरोजाबाद में 2-2 घंटे क्या 2-2 दिन कहते हैं कि साहब नेट नहीं आ रहा है, तो कहां से काम धंधे सुचारू रूप से चलेंगे? आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, वहां 1 मिनट में चीजें बदलती हैं, आपके यहाँ 2-2 दिन तक, और किसी पर कोई असर नहीं है। बिजली में आपके मोटर फूक जाएंगे, बिजली विभाग की जिम्मेवारी नहीं है। बैंक में 2 दिन आपका नेट नहीं आएगा, आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस किस्म के तमाम इश्यूज हैं जो अगर आप इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में चाहते हैं कि आपके एंटरप्रेन्योर्स सरवाइव करें, आपके छोटे उद्यमी सरवाइव करें, मझोले उद्यमी सरवाइव करें, तो इन सब चीजों के लिए भी पॉलिसी मेकर्स को, सरकारों को ध्यान देना होगा। सिर्फ बातों से और जुमलेबाजी से नहीं चल पाए। जी जी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने पॉलिसी मेकिंग की बात की। एक और मुद्दा है जो मेरे ध्यान में आ रहा है इस समय, और वो है कि हमारे देश में आज की तारीख में बेरोजगारी अपने चरम पर है। सन 2008 में जो 18.5% पर थी, आज वो 23.01% को छू रही। इस बात का ये मतलब है कि भारत के हर 4 प्रोफेशनल्स या भावी प्रोफेशनल्स में से आज की तारीख में लगभग 1 बेरोजगार। आपके विचार में ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हमारे देश और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके और जल्दी मिल सके? देखिए, यहाँ भी जो ये समस्या है, इसकी मूल समस्या, जो इसकी जड़ है, वो एक तो पॉलिसी मेकर्स की सोच में है
और उसी से संबंधित है लोगों का माइंडसेट। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनको अपॉर्चुनिटीज कम दिखती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज कम दिखती हैं तो वो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। जो सरकारी नौकरी की तरफ नौजवान भागते हैं तो सरकारी नौकरी में कितना भी समझ लीजिए लेकिन सुविधाएं और मौके कम हैं। और जब हर 4 में से एक नौजवान बेरोजगार है तो इतना सरकारी विभागों की नौकरी में खपत हो नहीं सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कई चीजें हैं, लेकिन जो एक मूल मंत्र है वो ये है कि हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें ये नौजवान जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट करना चाहिए। यहां मैं ये आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान में जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, वो एक जमाने में समय के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था थे। अगर देश को सिविल सर्वेंट्स चाहिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, हर जगह ऐसा सिस्टम नहीं था कि अच्छे सिविल सर्वेंट्स मिल सके। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मद्रास है, कोलकाता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इन सब जगहों पे सिविल सर्वेंट्स के लिए अच्छे माहौल होते थे। आज जाने कितने सिविल सर्विसेज के सेंटर्स हैं, जाने कितनी जगहों पर उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन ये जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं ये वहीं लटके हुए। इनको ये परिवर्तन लाना पड़ेगा कि आज हमारे पास जो नौजवानों की फौज खड़ी हो रही है, जिनके पास पढ़ाई लिखाई है, काबिलियत है, उनके लिए हम कैसे उनको चैनलाइज करें उनकी एनर्जी को कि वो खुद भी अपने लिए योगदान दें एम्प्लॉयमेंट में और दूसरों को भी दे सके। ऐसी पढ़ाइयों की व्यवस्था होनी चाहिए, रिसर्च की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अलावा ये एमएसएमई से भी जाके जुड़ता है कि जो यंग लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट का काम हो और कुछ ऐसे काम होने चाहिए जहां एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खुले। जैसे उदाहरण के लिए हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद में आप उत्तर प्रदेश की, और उसमें भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स की बात करूं तो भदोही, बनारस, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल, आगरा, ये सब इलाके आते हैं और ऐसे कई इलाके हैं। तो इनका हमको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आगरा टूरिस्ट आता है, चाहे देशी है चाहे विदेशी है। अब आगरा के पास के इलाकों में एक इलाका तो पड़ता है फिरोजाबाद का, जहाँ कांच का बहुत काम है, हैंडीक्राफ्ट का है। और फिरोजाबाद के पास ही कुछ हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सेंटर्स हैं, मेडिवल हिस्ट्री के भी सेंटर्स हैं। उस टाइम के महाभारत काल के मंदिर कहे जाते हैं, मध्यकाल की ईदगाह कही जाती है, जैन मंदिर हैं, बटेश्वर के मंदिर हैं फिरोजाबाद के पास। इसका एक सर्किट बन सकता है जैसे बुद्धा सर्किट। अब जो आदमी, अगर हम पब्लिसाइज करें, जो आदमी आगरा टूरिस्ट आ रहा है, अगर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको हम लेके आए फिरोजाबाद, कोई इन स्थलों का भ्रमण करे, कुछ हम ग्लास टूरिज्म को बढ़ाएं, मोरानो वेनिस की तर्ज पर लोग आए, यहाँ फैक्ट्रीज देखें, उससे छोटे छोटे कारीगरों को बिक्री होगी, रेस्टोरेंट चलेंगे, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ऐसे ही मुरादाबाद के पास हैंडीक्राफ्ट का टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है। भदोही के पास जो लोग बनारस आ रहे हो, भदोही कालीन की फैक्ट्री देखने जा सकते हैं। तो खाली कालीन बिकने का ही मुद्दा नहीं है, वहां जब टूरिस्ट आएगा तो तमाम किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बढ़ेगी, उसका अनएम्प्लॉयमेंट निश्चित तौर पर कम होगा। सरकार के विज्ञापनों से और सरकार की पॉलिसीज को टीवी पे कहने से अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का नहीं कम होगा। उसके लिए एड्रेस करना होगा कि एक तो नए तरीके आए, और दूसरी चीज, नए तरीकों के अलावा कि अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने में सरकार सीरियस हो, उनमें स्किल डेवलपमेंट हो। और इस बात को यूथ को हम कन्विंस करने की कोशिश करें
और अपॉर्चुनिटी दे के प्रैक्टिकली उदाहरण प्रस्तुत करें कि भाई सरकारी नौकरी में इतनी जगह है, आप खुद 4 लोगों को नौकरी देने लायक सक्षम बनिए। ग्रामीण क्षेत्र हैं और क्षेत्र हैं, यहाँ पर जाने कितना काबिल यूथ है, लेकिन उसके लिए पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना पड़ेगा। अतुल जी, आपने हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की है और ये सही भी है, क्योंकि उद्योगों का भी, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक जीवन चक्र होता है जिसको हम कहते हैं, एक उसका लाइफ साइकिल कह लीजिए वो होता है, और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन से विकास के नए मौके मिलते हैं। हम यूं कहें कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ रोड दैट लीड्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण बताएंगे कि किस तरह से कुछ इलाके कुछ नई चीज करके विकास की परिभाषा बदल सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि जो एक ही इलाके में कोई काम केंद्रित होता है, उसके बहुत से कारण होते हैं, वो काम डेवलप हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, और कोविड ने खास तौर से हम लोगों को सिखा दिया कि बहुत से ऐसे काम हुए और होते हैं कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री सेंट्रिक काम है और फॉर एनी रीजन, जैसे उदाहरण आप अमेरिका के डेट्रॉइट का लीजिए। वहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट और प्राइसेस बढ़ गए तो वहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शिफ्ट करने लगी, और धीरे धीरे डेट्रॉइट जो इतना बड़ा सेंटर था, फोर्ड गई, सब गया, और वहां पर वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी ये हो सकता है, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमजोर हैं। हमने सारी चीजें एक ही इंडस्ट्री पर पूरा डेवलपमेंट किया, जो सरकार ओडीओपी कह के कर रही है, जिसमें एक्चुअली सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो एक ही चीज पर किया। मान लीजिए फिरोजाबाद में ग्लास की इंडस्ट्री है, गैस बेस्ड इंडस्ट्री है, फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री है। अभी चाइना ने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में पिछले 20-25 साल में मार्केट फ्लड कर दिया है। आपको ये शायद जान के ताज्जुब होगा कि फिरोजाबाद में जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स की, शैंडलियर्स की फैक्ट्री थी, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स में तब्दील हो गए। अब अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट न दूसरे प्रोडक्ट का शुरू हुआ होता, ग्लास रिलेटेड ही दूसरे काम ना शुरू हुए होते, तो फिरोजाबाद में तो एक साल भर के अंदर सब बेरोजगार हो जाते। किसी जगह पर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई प्राइस राइज का किस्सा हो जाए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से संबंधित डिमांड खत्म हो जाए, तो वो पूरे के पूरे इलाके में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। उसको कैसे कर सकते हैं? जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद का उदाहरण ज्यादा इसलिए देता हूं कि मैं यहाँ से ज्यादा संबंधित। ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद की है, हम टूरिज्म का सेक्टर डेवलप करें, क्यों नहीं कर सकते? टूरिज्म डेवलप होगा, आपका एक ऑल्टरनेट है। उसके बाद फिरोजाबाद के आसपास के रूरल एरिया हैं, वहां देखना चाहिए कि जैसे आलू की खेती काफी होती है, तो हम छोटी एमएसएमई, बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, छोटी हम आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा सकते हैं। जहाँ टमाटर की खेती होती है, वहां पर हम सॉस बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं। और नौजवान कब आकर्षित होंगे? नौजवान तब आकर्षित होंगे जब उनको उसमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। आप 10 रुपए का आलू बेचें और वो 200 रुपए के चिप्स बेचें, तो कैसे आदमी उसमें जुड़ा रहे? 20 रुपए के टमाटर बेचें और 200 रुपए का आधा लीटर सॉस मिले, तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। ये बेनिफिट नीचे तक पहुंचे तब लोग जुड़ेंगे उससे, और अल्टरनेट हमको सोचने पड़ेंगे, तभी सर्वाइवल हो पाएगा। अतुल जी, एक और मुद्दा है जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपके क्या विचार हैं, और वो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, जिसको कि हम कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और दिन पे दिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और इससे हमारा रोजगार, गरीबी और शहरी जीवन में कई तरह की छोटी बड़ी चुनौतियां हमको देखने को मिल रही हैं। इस विषय में अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि पलायन रोका जाना चाहिए,
और हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनमें हमें बेहतर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कि लोग छोड़ के जाएं ही ना। और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि हमको अपना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एक बड़ा ही नेचुरल एस्पिरेशनल सा एक मूव है जिसको कि हम रोक नहीं सकते और रोकना नहीं चाहिए। आपका क्या विचार है इस बारे में? आप किस विचारधारा के साथ सहमत हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि दोनों में सामंजस्य बैठाना हो। पहली चीज तो ये कि जैसा बहुत सी रिसर्च कहती है माइग्रेशन के संबंध में कि 2050 आते आते आधी आबादी शहरों में रहने लगी। इसमें हमको ध्यान करना पड़ेगा पहली चीज महात्मा गांधी जी की उस बात का जो कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों को अपने आप में खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जब तक आप वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज और सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाएंगे तो माइग्रेशन होना है। जो खेतों की जोत है, जो सबसे पहला बेसिक इशू, वो हम आप सब जानते हैं कि हर जनरेशन पर जमीन पर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि खेत में हिस्सा एक जनरेशन बाद और हर किसी का हिस्सा कम हो जाता है। अब वो जो हिस्सा कम हो जाता है उसमें वो कमर्शियल खेती करके कैसे अपना जीवन यापन कर सकता है? तो उसकी मजबूरी है कि या तो वहां पर उसको कोई चीज ऐसी उपलब्ध हो कि वो वहां टिका रहे, नहीं तो वो शहर जाएगा। जब वो शहर जाएगा तो वहां पर अनुभव ये कहता है कि जब प्रेशर बड़े शहरों पे पड़ता है तो शहरों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराता है और वहां स्लम्स पड़ते हैं, तो हालात कुछ अच्छे नहीं है। अगर आप सरकारों की बात करें तो आपको मालूम है कि स्मार्ट सिटीज की तो चर्चा चारों तरफ है, स्मार्ट विलेज की मैंने तो सुनी नहीं। तो यानी सरकार खुद जो है वो अधकचरी रणनीति पर चलती है। मेरा अपना मानना यह है कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बेटर होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट सिटीज भी होने चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन जब मैं यूरोप में गांवों में गया व्यापार के सिलसिले में, तो मैंने कई बार क्या देखा कि वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आप जाइए वहां पर, या तो ट्रेन से जाइए या बाई रोड जाइए, पूरा उनका वेयर हाउस बना हुआ है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। तो उससे ये प्रेरणा मिलती है, ये एक सीखने को मिलता है कि हम भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या आती है, जो जैसा मैंने कहा कि जमीन पर प्रेशर, तो हम ये एक इस हिसाब से पॉलिसी डिस्कस करके और लोगों को बता सकते हैं कि भाई किसी पे मान लीजिए 2 एकड़ जगह, उस 2 एकड़ में उसका ऐसा गुजारा नहीं होगा, या 2 एकड़ नहीं 2 बीघा कह दीजिए, तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप डेयरी का उद्योग लगाओ, अपने गाय भैंस का और अपने घर के खाने का अनाज इसमें कर लो, प्लस आप ये जो डेयरी का उद्योग करोगे इससे आपकी आय बढ़ेगी। अब डेयरी का उद्योग वो करे, उसके लिए उसको आर्थिक सहायता भी देनी होगी, उसको ज्ञान भी देना होगा। जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की, आलू की खेती है वहां आलू के चिप्स हो, जहां टमाटर की खेती है वहां टमाटर का हो। उसके अलावा ऐसा भी हो कि लोग अपने ऑफिसेज और ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं। जब आलू के चिप्स बनेंगे, जब टमाटर का सॉस बनेगा, जब डेयरी उद्योग पनपेगा, तो वो व्यक्ति जो आज खुद अपने रोजगार को तलाश रहा था, वो 4 और लोगों को रोजगार दे सकेगा। जब ऐसा होगा और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होगी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुक जाएगा, लेकिन काफी लोगों को अपने गांव में रह के भी जीवन यापन करने का मौका मिल जाएगा। और इस हिसाब से मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना रूरल एरियाज में, जब ये 2 चीजें होंगी, प्लस ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात सरकारें करती हैं, ये ग्राउंड रियलिटी ये हो कि
एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट का काम हो तो निश्चित तौर पर हर कोई व्यक्ति 2 बार सोचेगा अपने ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन करने। तो मेरा मानना यह है कि ये एक इसका अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है कि दोनों में सामंजस्य बैठाएं और ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर करने की दिशा में। देखिए, राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का काम किया था। पहले महात्मा गांधी जी ने कहा आत्मनिर्भर बने, राजीव गांधी जी ने तो कंप्यूटर्स तक का प्रोविजन किया था, लेकिन समहाउ अब पंचायतों में चुनाव लड़ने के अलावा बाकी कोई सरोकार रह गया है, ये बहुत विजिबल नहीं। तो कुछ इस पे सोचना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत स्कोप है और उससे कई समस्याओं का हल हो सकता है। अतुल जी, सवाल तो हमारे पास बहुत हैं और चर्चा करने के विषय भी अनेक हैं, लेकिन समय की पुकार कुछ और ही कह रही है। हमको आज का ये सेशन अब यहीं समाप्त करना होगा। हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप कितने व्यस्त हैं आजकल और वैसे भी आप व्यस्त ही रहते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि कुछ समय बाद हम एक और बैठक कर सकेंगे और उसमें कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके धन्यवाद। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं या आपको लगता है कि आपके पास कुछ सवालों के जवाब हैं या आप किसी खास विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इंस्पायर इंटरैक्टिव्स में हिस्सा लें और अपने विचारों को आवाज दें और दूसरों तक पहुंचाएं। ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए ही बना है। अगर आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमको inspire@profcongress.in पर लिखें और हम आपके साथ बातचीत करेंगे। आपकी ईमेल का हमको इंतजार रहेगा, तो लिखना ना भूलें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और बातें करेंगे कुछ और मुद्दों पर, कुछ ऐसे मुद्दे जो हमारे आपके जीवन में खास मायने रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।